नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए सिकंदर के बारे में कुछ खास बातें लेकर आया हूँ। तो चलिए सिकंदर के बारे में कुछ जानते हैं। सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप्स द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कुछ राज्य गणतंत्रात्मक एवं राजतंत्रात्मक थे, जिन्हें अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए आसान था। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर यानी कि तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर की गुरु अरस्तु थे। अरस्तु जिनका समय काल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है, यूनानी दार्शनिक थे जो प्लेटो के शिष्य थे और उनका जन्म स्टेगिरिया नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिक, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचनाएं की और इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानियों लेखकों में भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था और इसी वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हुआ था और उसने भारत पर आक्रमण किया। ईसा पूर्व चौथी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानियों और ईरानियों के मध्य संघर्ष हुए। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया, जिसके पश्चात सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का मूल कारण उसकी धन प्राप्ति की लालसा थी। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया तथा अपना पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी और पौरुष के विरुद्ध किया। तक्षशिला का राजा आम्भी और पौरुष सुविख्यात राजा थे, जिनका राज्य झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और न ही खैबर दर्रे पर कोई प्रतिरक्षक यानी कोई भी सेना नहीं रखी थी। तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पौरुष ने किया। हाइडेस्पीज यानी कि विस्तृतता, जो कि आधुनिक झेलम के नाम से प्रसिद्ध है, पौरुष और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसका नाम विस्तृतता का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें सिकंदर ने पौरुष को पराजित कर दिया। भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर के सिकंदर ने पौरुष को राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। पौरुष के बाद सिकंदर ने ग्लोगनिका व कंठ जातियों को पराजित किया। सिकंदर व्यास नदी की सीमा तक पहुंचा था। वह पूर्व की ओर भी बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है। मगध पर नंदवंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं अधिक विशाल थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से तथा युद्ध करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। आगे इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, परंतु अपने ही लोगों से हार मानने को विवश हो गया और वह भारत में लगभग 19 महीने यानी कि 326 से 325 ईसा पूर्व रहा और इस दौरान वह हमेशा युद्ध में लगा रहा है। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर दो भागों में बट गई। एक था जल मार्ग, जिसका नेतृत्व निराकस कर रहा था। दूसरा था स्थल मार्ग, जिसका नेतृत्व क्रेटेरस कर रहा था। ठीक है,
और भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों के हाथों में सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, जिसमें पहला नगर बुकेफाला जो कि झेलम नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। दूसरा निकेया नगर था जो विजयनगर में था, जिसे उसने पुरुष पर विजय की स्मृति में बसाया था। और इस तरह से जो है सिकंदर ने दूर अपने शहरों का निर्माण भी करवाया